Hi friends, welcome again in this video and this will be the first part of language. बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे समस्याएं को देखते हुए समस्याएं जो भी आ रही थी पैसेज को समझने में न्यूज़पेपर्स नहीं समझ में आता है, सबकी डिमांड यही है। पैसेज नहीं समझ में आता है, सबकी डिमांड यही है। अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, सबकी डिमांड यही है। तो प्रॉब्लम्स आखिर कहीं ना कहीं तो है। आप ये सोचिए ज़रा कि सब लोग इंग्लिश पढ़ा रहा है, सब लोग इंग्लिश पढ़ा रहा है, सभी शहर में सारे टीचर्स एक से एक धुरंधर अपने आप को समझने के लिए सारे लोग समझते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, सब लोग इंटेलिजेंट है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी क्यों है? समस्या ये है, आपसे कुछ बात करेंगे 1 मिनट लगभग। समस्या ये है कि स्टूडेंट के सामने जब इंग्लिश की लाइन आती है तो वो उसको समझ के अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में, वो हिंदी में समझ नहीं पाता है। आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ है? जब सब लोग इंग्लिश पढ़ा ही रहा है, सब लोग मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर फिर समस्या बनी क्यों है? जब कुछ थॉट्स आता है हिंदी में तो वो अंग्रेजी में राइटिंग नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है, तो फिर आखिर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? या फिर लॉन्ग सेंटेंसेज आ गई हिंदी में तो फिर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। आखिर कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा, कोई ना कोई तो समस्या समाधान करने की विधि होगी। आखिर वो टीचर वहाँ सॉल्यूशन दे क्यों नहीं पाता है? सबकी बस यही पढ़ाने की टेक्निक है कि भाई कॉमन इरर्स ये है, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। तो क्या वही ज़िंदगी भर लगाते लगाते और पूरी अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी तो यही समझ में आता है कि भाई 4 लाइन जब लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुल कंक्लूजन आप देखिएगा तो लास्ट कंक्लूजन आपका यही निकलेगा कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, लेकिन बोलने की समस्या बनी हुई है, बोल नहीं पा रहा है। इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश, राइट इन एनीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन लिखा नहीं पा रहा है तो इसकी समस्या फिर बनी रह जाइए। कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, उसे समझना चाहता है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ रिटन मटेरियल इन इंग्लिश, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि अंग्रेजी में लिखा है तो उसकी मीनिंग कैसे समझें। तो आज उसी का सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आए हैं और दिखाते हैं आज आपको एक नई टेक्निक के साथ कि देखिए कुछ गोला और कुछ फार्मूला, और इसी की वजह से आपके कितने भी लॉन्ग सेंटेंसेज होंगे, चाहे वो 3, 4, 5 किलोमीटर तक क्यों ना एक सेंटेंस लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिस्टम समझिए और सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं आपको कि कैसे फटाफट सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो इसको देखिएगा, गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, गोला नंबर 3, गोला नंबर 4, गोला नंबर 5। अब ये कौन गोला क्या है ये जरा दिखाते हैं आपको। नंबर 1 इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? काम करने वाला, डूअर। कोई भी काम हो रहा है तो करने वाला मीन्स यहां हम लिख सकते हैं करने वाला। तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स कोई काम। दुनिया में जितने भी एक्शन हो रहे हैं, चाहे आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए, सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। और जब सेंटेंस मिलेगा तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। इफ देयर इज नो वर्ब देयर विल बी नो सेंटेंस, एंड इफ देयर इज अ सेंटेंस देयर विल बी अ वर्ब। तो पूरा का पूरा अंग्रेजी जो टिकी हुई है वो ये आपका वर्ब पे ही टिकी हुई है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो जो कोई भी एक्शन होगा, जो कोई भी काम इस दुनिया में हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड गोला मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्म। और कर्म क्या होता है? जो वर्ब से प्रभावित होगा, जो वर्ब से प्रभावित होगा या उस क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा, उस क्रिया से प्रभावित जो होगा, उस क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ गोला इज कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं पूरक। और पूरक का मतलब ये होता है कि उस सेंटेंस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके डाउट फंसे हुए हैं वो पूछ के देख लीजिए कि काम हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ से हुआ। इन सारी चीज़ों का जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब जांच पड़ताल होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो कुछ भी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस में आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बट ध्यान देने की बात क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो वर्ब से प्रभावित नहीं होगा, इस वर्ब से वो अफेक्टेड नहीं होगा, इस वर्ब का रिजल्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इस वर्ब का उसके ऊपर फल नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उस वर्ब से प्रभावित होने वाला होता है और उस क्रिया का फल उसके ऊपर पड़ता है। 5वां गोला क्या है? कंजंक्शन है।
पांचवा गोला इज द कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या करता है कि मान लीजिए एक ट्रेन की बोगी यहाँ तक आई, फिर दूसरी ट्रेन की बोगी यहाँ है, फिर तीसरी ट्रेन की बोगी यहाँ है, इतना ही करते करते क्या देखते हैं आपकी एक पूरी रेलगाड़ी बन जाती है। लेकिन उस दोनों डब्बे के बीच में एक ऐसा चीज आप देखे होइएगा जो कनेक्टर का काम करता है, जोड़ता है। और जब तक ये जोड़ेगा नहीं, जब तक जोड़ेगा नहीं, जोड़ने वाला जब आपको मिलेगा ही नहीं, तो फिर अलग अलग बोगी हो जाएगी ना, डब्बा हो जाएगा, ट्रेन का कंपार्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सारे कंपार्टमेंट मिल मिल के क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ट्रेन लंबी हो जाती है। सेंटेंस का भी सेम फॉर्मेशन वही होता है कि एक सेंटेंस राम आम खाता है, वह घर जाता है, वह नहाती है, तुम पढ़ते हो। ये छोटे छोटे सेंटेंसेज आपको चौथी क्लास से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जाते हैं तो फिर आपको यही छोटे छोटे सेंटेंसेज, शॉर्ट सेंटेंसेज पढ़ाए जाते हैं। Why the teacher do not teach long sentences in the name of English, in the name of language? लैंग्वेज पढ़ाता है टीचर, अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आखिर वो शॉर्ट सेंटेंसेस क्यों पढ़ाता है? जबकि वो जानता है, इस बात को भली भांति जानता है टीचर कि जब पेपर की लाइनें आएगी तो बड़ी बड़ी लॉन्ग सेंटेंसेज आती है। फिर पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? फिर लॉन्ग सेंटेंसेज का सॉल्यूशन क्या है? तो लॉन्ग सेंटेंसेज अगर शुरू से ही स्टूडेंट्स को उसकी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी अगर कराते चलें तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ रिटन मटेरियल, एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ पैसेज, एनी टाइप ऑफ स्टोरी, एनी टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स। लेकिन जब तक ये चीज़ें समझाई नहीं जाएगी कि कहाँ से कौन क्या कटेगा, कैसे जुड़ेगा, तब तक आपकी समस्या अभी भी बनी हुई होगी। आप ईमानदारी से अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपकी समस्या बनी हुई है कि लॉन्ग सेंटेंस 6, 7, 8, 10 लाइन का दे दे तो मुश्किल हो जाती है। फिर उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में बस यही एक तरीका है कि हम लैंग्वेज का सहारा लें, और लैंग्वेज में भी सिस्टम हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसका बहुत ही इम्पैक्ट होगा। और देखिएगा आप बड़ी इजीली, बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली आप सेंटेंसेस को हैंडल कर ले जाइएगा। आइए दिखाते हैं। तो अभी इस वीडियो में अभी हम लोग पांचवा गोला पे कोई काम नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 गोला नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसी पे हम लोग काम करेंगे। और इसका जो पूछने का तरीका है, कैसे आप सेंटेंसेस को तोड़ लीजिएगा इस पार्ट में, वो आपको पहले हम दिखा दे जरा सा बेसिक कंसेप्ट। तो कोई भी दुनिया का वर्ब आ रहा है यार, आप वर्ब को पहले ढूंढिए। द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट और टू गेट द वर्ब इन द सेंटेंस। वर्ब में पहली चीज ये है, सॉरी सेंटेंस में, कि वर्ब को ढूंढिए। और वर्ब को जब मिल जाए, आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए वर्ब आपसे, तो पहला आप काम करिए कि आप उससे पूछिए हु। और हु को हिंदी में कहते हैं कौन। कोई भी काम हो रहा है तो कौन कर रहा है, कौन का जो आंसर मिलेगा दैट इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट। जो वर्ब में हु लगा के पूछिएगा और हु का जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और वही हमारा फर्स्ट गोला है। और इसी वर्ब से फिर हम दूसरा क्वेश्चन एराइज करेंगे व्हाट लगा के। व्हाट का मतलब आप जानते होंगे क्या, और हुम का मतलब ही आपको पता होगा किसको। तो व्हाट और हुम का जो आंसर देता है, क्या और किसको का आंसर जो देता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे राइटर्स हमने देखा है, पटना जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ भी देखे कि कुछ लोग लिख दिए हैं कि कहाँ। जैसे एक सेंटेंस मिला था कि वह नदी में तैरता है, तो वह तैरता है कहाँ। उस भाई साहब ने, राइटर महोदय ने वहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि कहाँ तैरता है, तो नदी में तैरता है। सो नदी में वो कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट निकालने का तो दो ही तरीका है ना, एक व्हाट का, एक हुम का। व्हाट का जो आंसर देता है वो नॉन लिविंग होता है, हिंदी में दैट इज नोन एज निर्जीव, निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। जो हुम का जवाब देगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका सजीव। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिखा जाता है, इसका तरीका भी बताएंगे, और ये बाद में लिखा जाता है। और जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट इज, वन इज इनडायरेक्ट हुम का जवाब, और जो व्हाट का जवाब देता है, जो निर्जीव होता है, उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि वर्ब से हमारा सब्जेक्ट मिल गया, फर्स्ट गोला मिल गया, वर्ब से हमारा ये दोनों प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल गया। ध्यान देने की बात यही है कि केवल और केवल 2 ही ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं। एक वर्ब के बाद में 2 ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक सजीव, एक निर्जीव। बाकी तीसरा ना आज तक कोई ऑब्जेक्ट हुआ है और संभवतः आगे नहीं हो पाएगा, ये उम्मीद है। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे कटेंगे और फिर बनेंगे कैसे, ये जरा सा देखते हैं। तो वर्ब में अब ये बताइए कि जब सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आखिर कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले भाई साहब। तो
तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है कि आप हाउ से क्वेश्चन करिए, और हाउ का मतलब आपको पता है कि हाउ मीन्स होता है कैसे। उसके बाद आप पूछिए कि वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, कहाँ। उसके बाद आप पूछिए कि हाउ ऑफन, इसको ऑफ्टेन नहीं पढ़ते हैं, लिखा जाता है ऑफ्टेन लेकिन होता है ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। उसके बाद आप इससे पूछिए कि व्हेन, कब, फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, वाई मीन्स होता है क्यों, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, भाई कोई भी काम हुआ तो किस लिए हुआ, या फिर कोई भी काम हुआ तो किसके लिए हुआ, फॉर हुम, किसके लिए, इसे लिख देते हैं। तो कम से कम इतनी चीजों का जवाब जो देगा सेंटेंस में आएगा आपके सामने, वो आपका चौथा गोला होगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वर्ब से रिपीट अगेन, वर्ब पहले आप पकड़िए, वर्ब से आप हु लगा के पूछिए, हु का मतलब जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। फिर उससे पूछिए कि व्हाट, यानी कोई भी काम हुआ तो क्या हुआ, किसको हुआ, इन दोनों का जवाब अगर मिलेगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, वही आपका थर्ड गोला होगा। और जो थर्ड गोला होगा उसके बाद में चौथा अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको ये प्रश्न करने होंगे उस क्रिया से कि आखिर वो काम हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, इटीसी 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 जो भी होगा। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो देता है वो चौथा गोला होता है। व्हाट हुम का ऑब्जेक्ट होता है, हु का सब्जेक्ट होता है, वर्ब तो वर्ब है, ये कोई काम पकड़ लीजिए वो वर्ब है। अब आइए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जरा। चलिए देखते हैं, अब कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी, सारा असमंजस, सारी डिलेमा समाप्त हो जाएगी। कंफ्यूजन की जो स्थिति है कि कैसे सेंटेंस को तोड़ना है, कहाँ से क्या लिखना है, ये सारी चीजें अभी क्लियर होगी आपकी। देखिएगा, खूब छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले बताएंगे आपको, और खूब छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस से लेकर धीरे 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 आपका एपिसोड बढ़ा के लॉन्ग करेंगे। देखिएगा, ज्योति अंग्रेजी पढ़ाती है। अब इसमें सेंटेंस जरा ढूंढिए और इसमें आपको वर्ब खोजना है पहले कि सेंटेंस में वर्ब है कहाँ। सेंटेंस में वर्ब मीन्स कोई काम। तो अब ज्योति अंग्रेजी पढ़ाती है तो काम कौन सा हो रहा है, किस टाइप का काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है। तो एक्शन यही दिखा रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, और एक्शन इज दी सेकेंड गोला मीन्स वर्ब, पढ़ाने का काम हो रहा है। और ऐसे भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हिंदी का जब भी सेंटेंस आएगा, क्योंकि हमारा थॉट्स पहले हिंदी में आता है, और जब हिंदी का सेंटेंस आएगा तो लास्ट में ही वर्ब रहता है, वर्ब हमेशा लास्ट में रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड गोला है, वर्ब है। अब इससे पूछेंगे वही हु लगा के, तो हु लगा के पूछिए जरा, पढ़ाती है तो कौन पढ़ाती है, तो कौन का जवाब दे रहा है, ज्योति। सो ज्योति इज द सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट गोला। इसी से फिर पूछेंगे कि पढ़ाती है तो क्या पढ़ाती है, अभी बताए थे क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होगा, क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी पढ़ाती है। सो अंग्रेजी इज हेयर द थर्ड गोला मीन्स द ऑब्जेक्ट। जब इसको आप इंग्लिश करिएगा, हिंदी से अंग्रेजी जब करिएगा तो इसी गोला पर ही लिखना है। पहले आपको लिखना होगा फर्स्ट गोला, देखिए यहाँ लिखते हैं, ज्योति मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो हमारा यहाँ है, सेकंड गोला है। पढ़ाने का काम होता है टीच, टीच। लेकिन पढ़ाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एस या एस लगा के V5 बनाना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सो ज्योति टीचेज इज करेक्ट हियर। और सेकंड गोला के बाद में थर्ड क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। और सब्जेक्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसीलिए इंग्लिश कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये है आपका ट्रांसलेशन। सेकंड, रामू बाजार से
अमरूद लाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई हमारी, क्या कर रहा है कि लाने का काम हो रहा है, तो जो काम है वो वर्ब है। फिर इसी से हु लगा के पूछिए कि भाई लाता है तो कौन लाता है, रामू लाता है, सब्जेक्ट हुआ। क्या लाता है, क्या का जवाब देगा अमरूद, ऑब्जेक्ट है। और कहाँ से, अभी चौथा गोला में लिखे थे कि कहाँ से कोई काम हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो कहाँ से, बाजार से, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब इसे हम फिर बनाएंगे तो फिर इसी पर बनेगा, तो रामू लाना का होता है ब्रिंग, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसीलिए ब्रिंग्स होगा, भी फाइव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ब्रिंग्स, रामू ब्रिंग्स। अब सेकंड के बाद में थर्ड चाहिए, अमरूद, गुआवा। अब उसके बाद चाहिए चौथा, तो चौथा है यहाँ से, बाजार से। तो जब कभी भी चौथा गोला लिखिएगा अगर उसमें प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट पीछे से लिखाएगा। तो से का होता है फ्रॉम, बाजार, मार्केट, ये हुआ आपका। विवेक मोतिहारी में प्रतियोगी विद्यार्थियों को भाषा पढ़ाता है। अब देखिएगा उससे थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, धीरे 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 लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ से देखिए तो कौन काम हो रहा है, यहाँ भी पढ़ाने का काम हो रहा है, सेकंड गोला वर्ब है। फिर पूछेंगे हु लगा के, पढ़ाता है तो कौन, विवेक, सब्जेक्ट, पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, भाषा पढ़ाता है, तो क्या का जवाब जो देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। फिर किसको पढ़ाता है, प्रतियोगी विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी थर्ड गोला हुआ। अब कहाँ पढ़ाता है, चौथा हुआ, मोतिहारी में। अभी लिखे थे कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में, जाके देखिएगा वहां तो लिखा था कि कहाँ कहाँ पढ़ाती है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है में, तो या तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट से पकड़ लीजिए कि प्रीपोजिशन वाला पार्ट चौथा, और नहीं तो फिर जो लिखे थे कि कहाँ पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, तो मोतिहारी में जगह है। एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड इज द फोर्थ गोला मीन्स कॉम्प्लीमेंट। जब इसको आप बनाइएगा फिर इसी पर बनेगा, विवेक, विवेक। उसके बाद है सेकंड गोला, तो पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर टीचेज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ V5 हो जाएगा, विवेक टीचेज। अब डबल ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ऊपर वाले में सिंगल ऑब्जेक्ट था, इसमें भी सिंगल ऑब्जेक्ट था, दोनों व्हाट का जवाब दे रहा था, इसमें एक व्हाट का जवाब दे रहा है। पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, पढ़ाता है तो होम, किसको पढ़ाता है, डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट की श्रेणी में क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट आएगा और डबल रहेगा तो एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा, एक हुम का जवाब देगा, एक व्हाट का आंसर देगा। तो प्रतियोगी विद्यार्थियों को पहले आप सजीव लिखिएगा, तरीका नंबर 1, मतलब मेथड नंबर 1, प्रतियोगी विद्यार्थियों को पहले सजीव ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखिए। तो प्रतियोगी विद्यार्थियों का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट है तो वहीं डाल देंगे उसके बगल में, लैंग्वेज, दोनों ऑब्जेक्ट खत्म। अब अगर आप चाहिएगा तो इस ऑब्जेक्ट के बदले, मतलब सजीव प्लस निर्जीव, तो पहले सजीव फिर बगल में निर्जीव। अगर निर्जीव पहले लिखना चाहते हैं तो लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट पे समान अधिकार है। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में करिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ये हुआ। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप नॉन लिविंग को पहले लिखेंगे, लिविंग को बाद में लिखेंगे, देन यू विल हैव टू यूज प्रीपोजिशन टू, बीच में प्रीपोजिशन आपको टू यूज करना होगा। तो विवेक टीचेज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स लैंग्वेज इज द करेक्ट, विवेक टीचेज लैंग्वेज टू कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब बच गया हमारा चौथा गोला मोतिहारी में, तो पीछे से लिख दीजिए इन मोतिहारी, नाम है तो कैपिटल लेटर है। कुछ और एग्जाम्पल्स अभी दिखाएंगे आपको। चलिए, तो अभी आप कैसे देख रहे थे कि धीरे 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 आपका लेंथ जो है सेंटेंस का वो लॉन्ग होता चला जा रहा है। पहले एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट आया, फिर डबल ऑब्जेक्ट आया, फिर एक कॉम्प्लीमेंट आया, फिर अब उससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट ले आके दिखा रहे हैं। देखिए
कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप इतना जान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे आपको। लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंसेस समझाएंगे और बड़ी इजीली समझा देंगे आपको, ताकि आप भी कभी देखिएगा तो समझ में आएगी ये चीज़ें, आपको एनालिसिस करिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि जितने भी अभी तक अंग्रेजी आप पढ़े थे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है। दिस मेथड इज डिफरेंट एंड डिफरेंट टू नो अबाउट द सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। राधा मीरा के छत पर 4 बार ईमानदारी से कहानियां सुनाती है। अब देखिएगा इसमें कॉम्प्लीमेंट अधिक आने लगा, कोई बात नहीं है, लास्ट में वर्ब पकड़िए, सुनाने का काम हो रहा है, सुनाने का काम हुआ। अब इससे फिर पूछेंगे भाई हु लगा के, कोई भी वर्ब आएगा हु लगा के, सब्जेक्ट। सुनाती है कौन? राधा, राधा इज द फर्स्ट गोला मीन सब्जेक्ट। सुनाती है क्या? राधा सुनाती है क्या? सुनाती है कहानियां, थर्ड गोला ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है। तो देखिए पूछिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट का निकालने का तरीका बताए थे, कैसे पढ़ाती है, सॉरी कैसे सुनाती है, तो ईमानदारी से। और कैसे का जो जवाब देगा वो होगा चौथा गोला। कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन जाके पीछे बैठ करके देखिएगा, आपको लिखा होगा हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार, उसको याद कर लीजिएगा, जहां जहां आएगा चौथा कट जाएगा। कितनी बार? तो 4 बार। कहाँ पढ़ाती है, सॉरी कहाँ सुनाती है, तो मीरा के छत पर सुनाती है। जगह है, प्लेस है, कहाँ का जवाब दे रहा है, चौथा है। हाउ ऑफन कितनी बार का जवाब दे रहा है, चौथा है। कैसे का जवाब दे रहा है, चौथा है। वो क्या का जवाब दिया था, इसलिए ऑब्जेक्ट है। अब गोला में डायरेक्ट आ जाइए और गोला पे ऐड कर दीजिए। नंबर 1 क्या है? राधा, राधा। नंबर 2 क्या है, तो वहां है सुनाना। टेल का मतलब होता है सुनाना, कहना, बताना। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये होगा V5। तो राधा टेल्स, राधा को सुनाती है। थर्ड बोला, सुनाती है क्या? सुनाती है कहानियां, तो स्टोरी का प्लूरल लिखेंगे स्टोरीज। अब जितना सारा चौथा रहेगा तो पीछे से आप पलट के मीनिंग लिख दीजिएगा। तो ईमानदारी से, ऑनेस्टली, एक चौथा हुआ। जितना चौथा रहेगा पीछे से पलट दीजिएगा, तो एक चौथा हुआ। 4 बार, 4 टाइम्स मीन्स होता है बार। तो जितना बार घटना घटेगी, 10 बार तो 10 टाइम्स, 20 बार 20 टाइम्स, 8 बार 8 टाइम्स, 4 बार 4 टाइम्स, 2 बार का ट्वाइस होता है, तो 3 बार थ्राइस होता है। तो इसी तरह से जितना अधिक बार आएगा, 3 बार से अधिक, तो उसमें टाइम्स लगता है, तो 4 टाइम्स, 4 बार। मीरा के छत पर, अब यहाँ एक प्रीपोजिशन है और एक प्रीपोजिशन यहाँ है, तो यहाँ पीछे से पलट के मीनिंग निकालिएगा। तो ऑन का मतलब पर होता है। उसके बाद में लिखा है छत, तो ऑन द ROOF रूफ का मतलब छत होता है। बीच में फिर ऑफ लिखा है, ऑफ में की, और मीरा लिखा है, तो यहाँ हो गया मीरा। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें भी काफी चौथा गोला आएगा। सुमन अपनी सहेली के साथ अपनी भैंस के लिए रोज सुबह में जंगल से हरी घास लाती है। ये सब टेंस पे चलेंगे, मॉडल्स पे भी चलेंगे, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे सेंटेंस का लेंथ हम बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग सेंटेंस से देयर इज नो नीड टू फियर, डरने की जरूरत नहीं, कभी मत डरिए और ना कभी कंफ्यूजन में आइए। जितना भी लॉन्ग होगा इसी बोर्ड पे आपको 10 लाइन के सेंटेंस लिखा के दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, इंग्लिश से हिंदी कराएंगे, हिंदी से इंग्लिश कराएंगे। अभी देखिए, सुमन अपनी सहेली के साथ अपनी भैंस के लिए रोज सुबह में जंगल से हरी घास लाती है। बिल्कुल नहीं घबराना है, लास्ट में चलना है, क्या है, वर्ब। लाने का काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, लाने का काम हो रहा है। उससे पूछेंगे हु लगा के, लाती है तो कौन, सुमन, सुमन हो गया सब्जेक्ट, लाती है तो क्या, हरी घास, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लेके वहां तक सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इधर से काटिए जरा, कहाँ से लाती है,
जंगल से। चौथा कहाँ से, देखिएगा उसमें वीडियो में दिखाया था शुरू में कि कहाँ से, उसका जवाब चौथा होगा। कब लाती है, तो रोज सुबह में लाती है। चौथा अपनी भैंस के लिए लाती है, यानी किसके लिए, उसमें लिखे थे कि किसके लिए का जो जवाब देगा वो भी चौथा होगा। किसके साथ का जवाब देगा विद हूम, वो भी चौथा होगा। इसका मतलब ये है अपनी सहेली के साथ इज आल्सो द फोर्थ गोला मींस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो देखिए नंबर 1 वही गोला पे ही होगा। नंबर 1 में क्या है, सुमन, सुमन। उसके बाद है सेकंड ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो ब्रिंग मीन्स लाना, और इस लगा देंगे लाती है, ब्रिंग्स सुमन, तो सिंगुलर के साथ V5 सुमन ब्रिंग्स। अब थर्ड गोला हरी घास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास, हरी घास लाती है। अब इसके बाद में चौथा वहां से पूरा का पूरा है तो यहाँ से पलट दीजिए, जंगल से, तो फ्रॉम मीन्स होगा से फॉरेस्ट, जंगल से। अब रोज सुबह में, रोज सुबह में, रोज डेली, सुबह में इन द मॉर्निंग। तो अब आप ये पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि रोज सुबह में है तो हम इधर से पीछे से क्यों न लिखें। तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि रोज ये अलग टाइम दिखा रहा है, सुबह में अलग टाइम दिखा रहा है। मीन्स ये सुबह में नहीं भी रहेगा तो रोज अकेले अपने आप आ सकता है, रोज हटा दिया जाए तो सुबह में अपने आप आ सकता है। तो दोनों अलग अलग पार्ट बना हुआ है टाइम का। तो इसमें होता है कि जब सिंगल वर्ड वाला आएगा तो वो पहले लिखा जाता है, जब एक से अधिक वर्ड एक साथ मिल के आते हैं, सुबह में मीन्स 2 है तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे, और इसका इंग्लिश जब लिखिएगा तो 3 बन जाता है। तो सिंगल वाला पहले, उससे एक से अधिक वाले अधिक लास्ट में होते हैं, इसीलिए। अपनी भैंस के लिए प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर, के लिए। अब अपनी भैंस, तो अपनी का होगा यहाँ हर, लड़की है चूंकि तो लड़की के लिए हर होता है। अगर यहाँ पुरुष रहता तो अपना अपनी का हीज होता, अधिक लोग रहेंगे तो दियर होगा। इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे अपना अपनी पर, ठीक है, घबराना नहीं है। तो फॉर हर बफेलो, बफेलो मीन्स होगा भैंस, फॉर हर बफेलो। के साथ, अपनी सहेली के साथ, विद मीन्स होता है के साथ, विद मीन्स होगा के साथ। फिर आ गया अपनी, अपनी तो फिर होगा हर, विद हर सहेली, तो विद हर फ्रेंड। अभी तक आपको ये समझ में आ गई होगी कि धीरे 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 कैसे सेंटेंस का लेंथ बढ़ रहा है। और फिर अभी हम आपको और एग्जांपल्स दिखाते हैं, इससे भी लॉन्ग दिखाते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को बीच में भगा भगा के नहीं देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। और सिस्टमेटिक ढंग से अगर एक बार देख लिए और थोड़ा सा जरूरत पड़ी तो रिपीट करके देख लिए तो एक बार में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर पूरा पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं इस वीडियो का तो स्किप ना करें और आराम से इत्मीनान से बैठ करके पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। सेंटेंसेज आपको कैसे कट रहा है ये चीज़ें समझ में तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके कमेंट्स का ध्यान रखते हुए मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। अदरवाइज जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन अगर आपकी कोई डिमांड हो तो you can say me, you can call me, you can comment me in the comment section to next video। अब देखिएगा, रमिता पटना में सड़क के किनारे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, रमिता पटना में सड़क के किनारे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रोज सुबह में बिना किसी हिचकिचाहट के सब्जी बेचती है। अब देखिएगा, रमिता पटना में सड़क के किनारे सब्जी बेचती है, ये करेक्ट होता। तो चाहे इधर से उधर से देखिए,
सेंटेंस इसका तो करेक्शन बाद में हम बताएंगे कि कैसे एमपीटी, एमपीएफटी, ओडी, एमवाई ये सब चीज़ों का कलेक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन अभी आपको सिखाना ये है कि जो मन में आए आप इधर से उधर, उधर से इधर कुछ भी सोच के लिख डालिए, और जब लिख डालिए तो उसको अंग्रेजी ट्रांसलेट कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सटेंशन भी बोला जाता है। तो रिगार्डिंग एक्सटेंशन देयर इज नो टेंशन। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट से चाहे इधर से उधर भी लिखा जाए तो उसका सिस्टम है, बाद में हम समझा देंगे कि कैसे अरेंज करना है। लेकिन अभी पहला तरीका ये है आपका कि आप जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही सिस्टम अरेंज करिए, बाद में आपको सारी सिस्टम और समझा देंगे। तो बेचना, कौन सा काम हो रहा है? बेचती है। कौन बेचती है? रमीता बेचती है। क्या बेचती है? सब्जी बेचती है। कहाँ बेचती है? पटना में सड़क के किनारे। ये है आपका चौथा और ये भी है आपका चौथा। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, ये वाई का आंसर दे रहा है। क्यों बेचती है? अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए। कब बेचती है? टाइम है चौथा। बिना किसी हिचकिचाहट के, ये हो जाएगा आपका चौथा। तो बनाइएगा फिर इसी सिस्टम में, तो क्या बनेगा? रमीता, रमीता। अब बेचना तो ब्रिंग, ब्रिंग में एस लगा दिए, B5 हो गया। रमीता ब्रिंग्स, रमीता बेचती है। क्या बेचती है? सब्जी बेचती है। थर्ड बोला वेजिटेबल। तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। अब चौथा, बाकी सारा का सारा तो चौथा ही है। तो पीछे से आप पलट दीजिए तो देखिएगा के और बिना, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट में पहले प्रीपोजिशन लिखते हैं। विदाउट, एनी मीन्स होता है किसी, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, तो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब कह रहा है रोज सुबह में, तो डेली, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखिएगा अपनी पढ़ाई का प्रीपोजिशन आया, खर्च उठाने के लिए, उठाने के लिए। तो के लिए का क्या होगा? फॉर। खर्च उठाना, तो वहां खर्च उठाने के सेंस में बियर का यूज होता है, बियर। तो बियर में आईएनजी लगा देंगे, फॉर बियरिंग। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आता है तो आईएनजी लगता है, V4 होता है, तो फॉर बियरिंग। बियरिंग तो क्या बियरिंग? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन आने वाला है। तो फॉर बियरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ, ऑफ मीन्स होता है काके की। अपनी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई। तो रमीता है अपनी, अपनी का हो जाएगा फिर हर, पढ़ाई का होगा स्टडी, फॉर हर स्टडी। फॉर बियरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ हर स्टडी। अब क्या कर रहा है? सड़क के किनारे, बिसाइड के किनारे, एलोंग भी होता है, तो बिसाइड द रोड के किनारे। अब कर रहा है पटना में, तो इन पटना। बस ये था एग्जाम्पल। और अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा आपका। स्टार्टिंग में ये गोला फॉर्मूला कुछ समझाए, और इस पे जब हम लोग और काम करके आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो खूब सारे लॉन्ग सेंटेंसेज आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ का अगले पार्ट का इंतजार भी करिएगा, तुरंत ही मिलने वाला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने टाइप के सेंटेंसेज बताएंगे वो आप उसी टाइप से खुद से सोच के लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, please share the video, like the video, comment the video and subscribe the channel for my efforts. Thanks for watching the video.